जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे आया है कि किस तरह से जापान ने रेयर अर्थ की स्ट्रेटजी बनाई थी और किस तरह से इसने वहाँ पे अपना एक अच्छा खासा स्टोरेज किया है और चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम की है। हम उस आर्टिकल को ढंग से पढ़ते हैं, पर उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ये रेयर अर्थ एक्चुअली में होते क्या है। रेयर अर्थ एक तरीके के मेटल्स होते हैं जो कि बहुत स्पेशल मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एआई चिप्स आजकल बनती है ना बहुत सारी, एनवीडिया वगैरह बना रहा है एआई चिप्स। एआई चिप्स बनाने में काम आता है, ये सोलर पैनल बनाने में काम आता है, ईवीज़ वगैरह बनाने में काम आता है। जैसे कि ईवी कार बन रही है, उसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ना, जिसकी चिप वगैरह बन रही है, उसमें बनाने में काम आता है। विंड टर्बाइन बनाने में काम आता है। मतलब कि जो फ्यूचर की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना, उसमें रेयर अर्थ मेटल्स बहुत काम आते हैं। बात समझ में आ गई सर, रेयर अर्थ बहुत ज़रूरी होते हैं। सर ये कितने होते हैं टोटल मिला करके, और ये कहाँ दिखाई देते हैं पीरियडिक टेबल में? मैंने कहा कि ये टोटल होते हैं 17। आपने कहा सर कहाँ कहाँ होते हैं? मैंने कहा मैं दिखाता हूँ। ये मैं दिखा रहा हूँ ना, ये तीनों होते हैं मिला करके 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स, या फिर रेयर अर्थ मेटल भी कह सकता हूँ उनका मैं। तो सर ये 17 के समय तो तीन ही दिख रहे हैं। मैंने कहा एक तो होता है स्कैंडियम, एक तो हो गया इसमें स्कैंडियम, एक हो गया गिट्रियम। ये नाम है इनका, मैं क्या करूँ, स्कैंडियम गिट्रियम। और सर बाकी क्या है? बाकी देखो 57 से 71 लिखा हुआ है ना, ये रहे 57 से लेकर 71, और ये होते हैं टोटल 15। इनको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज़। मैंने कहा सर बात समझ में आ गई। मतलब एक हो गया स्कैंडियम यट्रियम प्लस लेंथेनाइट सीरीज, समझ में आ गया? ये यहाँ दिखाई देते हैं, ये बात समझ में आ गई। सारा सारा सबको समझ में आ गया मैंने। टोटल 17 होते हैं ये, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके स्टोरी के बारे में चलते हैं कि जापान ने किस तरह से चाइना पे डिपेंडेंसी कम की थी रेयर अर्थ को लेकर के। कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो 17 होते हैं। हमने देखा है 17 मेटल्स होते हैं जो कि ईवी, विंड टर्बाइन, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, एआई चिप बनाने में, सैटेलाइट में, सब में काम आते हैं। हमने कहा समझ में आ गया। और चाइना का है ना इस दुनिया में डोमिनेंस है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के। कैसे? ये दुनिया का 70% माइनिंग ये खुद करता है। हमने कहा ठीक है। और 90% रिफाइनिंग ये चाइना ही करता है इस दुनिया में। मतलब कि अगर कहीं पे भी अगर रेयर अर्थ मेटल की माइनिंग हो रही ना, तो उसकी रिफाइनिंग के लिए आपको चाइना जाना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 90% कंट्रोल इसके पास में है। मतलब इंडस्ट्री इसी के पास ही है। मतलब कि चाइना का डोमिनेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और 2024 और 25 की बात की जाए तो क्या किया कि चाइना ने है ना रेयर अर्थ जो मेटल्स है, क्योंकि 70% तो माइनिंग यही कर रहा है ना, इन्होंने एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। इन्होंने कहा हम दुनिया में भेजेंगे ही नहीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। मतलब कि एआई चिप वगैरह बनना बंद हो जाएगा, सोलर पैनल्स, ईवी कार्स वगैरह बनना बंद हो जाएगा सारा का सारा। तो चाइना ने ये बताया कि इसने ना रेयर अर्थ मेटल्स को किसे यूज़ किया? एज ए ट्रेड वॉर यूज़ किया, एज ए ट्रेड वेपन यूज़ किया इसने, कि हम नहीं भेजेंगे तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। और हुआ भी था लास्ट में। और जापान में भी इस तरह का एक क्राइसिस हुआ था कि जो 2010 में क्राइसिस हुआ था, ठीक है ना। और तब जापान ने एक नया ही एक मॉडल अपनाया था, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। 2010 की थोड़ी स्टोरी पढ़ लेते हैं। वहाँ पे एक ब्लॉकेड हुआ था। ब्लॉकेड मतलब कि चाइना ने जापान के अंदर रेयर अर्थ जो मेटल को जाना है उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, ठीक है ना। तब जापान काफ़ी हिल चुका था। कैसे हुआ था कि एक सेनकाकू आइलैंड है, ठीक है ना। तो चाइना कहता है कि सेनकाकू आइलैंड उनका है और जापान कहता है कि ये हमारा है, ठीक है। तो इन बीच में काफ़ी डिस्प्यूट चला था 2010 के अंदर। तो चाइना ने जापान को थोड़ा सबक सिखाने के लिए क्या किया कि रेयर अर्थ का जो एक्सपोर्ट था ना उसको रोक ही दिया। मतलब कि चाइना के पास में रेयर अर्थ के मेटल्स उनको आना बंद कर दिया। मतलब कि यहाँ पे सोलर पैनल वगैरह बनना बहुत कम हो गए थे, विंड टर्बाइन बनना कम हो गए थे, और डिफेंस वगैरह में काफ़ी तकलीफ हो गई इनको। सैटेलाइट्स वगैरह बनाने में इनको परेशानी हो रही थी क्योंकि इनके पास में मेन एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तब जापान 90% इम्पोर्ट करता था चाइना से, ठीक है। और सारी की सारी इंडस्ट्रीज होती है ना, ये सारी, चाहे सोलर पैनल हो, विंड टर्बाइन हो, डिफेंस हो, सैटेलाइट, ये सारी की सारी कोलैप्स के एज पे आ चुकी थी। मतलब कि ये सारी बर्बाद होने के टाइम पे आ चुकी थी। और प्राइसेस जो थे वो 10 गुना बढ़ चुके थे। अगर इनके पास में कहीं और से लेके आ रहे हैं या फिर इनके पास जो बचा हुआ था ना, भाई कुछ तो जापान के पास भी रहा होगा ना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही चाइना ने एक्सपोर्ट बंद किया, लेकिन इनके पास कुछ तो रेयर बचा होगा वो जापान के पास में, उसकी प्राइसेस करीब इन्होंने 10 गुना बढ़ा दी। मतलब कि इंडस्ट्रीज़ उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी इन रेयर अर्थ को, जो कि इनके पास में थोड़ा बहुत चाइना जो जापान के पास थोड़ा बहुत बचा हुआ था। मतलब कि इंडस्ट्रीज कोलेप्स होने आ रही थी, प्राइसेस इतनी ज़्यादा बूम कर चुकी थी, ठीक है, समझ में आया। तो जापान ने क्या डिसाइड किया कि हम एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट अब कभी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जापान ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई यहाँ पे? जापान ने 4 फ्रंट पे स्ट्रेटजी अपनाई। पहला किया इन्होंने स्टॉक पाइलिंग, मतलब कि इमरजेंसी रिजर्व्स इन्होंने बनाए। जैसे कि इंडिया में पेट्रोलियम को लेकर के हमने रिजर्व्स बना रखे हैं ना, कि हाँ कि अगर 3 मंथ तक हमें
अगर विदेश से कभी भी अगर पेट्रोल वगैरह नहीं मिलता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है, तो इंडिया के पास में इतना पेट्रोलियम रिजर्व में रखा हुआ है, इमरजेंसी में रखा हुआ है कि 3 मंथ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से जापान ने भी रेयर अर्थ के लिए स्टोक पाइलिंग करना स्टार्ट किया, इमरजेंसी रिजर्व बनाना स्टार्ट किया। सेकंड क्या किया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट की बाहर की तरफ। कैसे, एक तो चाइना 70% के आसपास माइनिंग करता है, तो बचा हुआ पूरी दुनिया करती है, उसमें सबसे बड़ा प्लेयर आता है फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास करीबन 15 से लेकर 20% तक रेयर अर्थ है उनकी वहाँ पे ज़मीन पे, ठीक है ना। तो जापान ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी है लाइनस कॉरपोरेशन, उसमें इन्वेस्टमेंट किया। समझ में आया क्यों इन्वेस्टमेंट किया, ताकि अगर जो लाइनस कंपनी जब भी रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट करेगी ना, तो ये जापान को बेच सकती है, जापान इनसे खरीद पाएगी। क्यों, क्योंकि अब लाइनस में कुछ हिस्सेदारी किसकी होगी, जापान गवर्नमेंट की भी होगी। हमने का बात समझ में आ गई। रिफाइनरी इन्होंने अपने ही जापान के अंदर ही खोली, मतलब कि अपनी खुद की रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग यूनिट भी डाली इन्होंने वहाँ पे। क्यों, क्योंकि चाइना 90% रिफाइनिंग को यही कंट्रोल करता था। अब जापान ने क्या कहा कि खुद की रिफाइनरी भी डाल दी, ठीक है। और इन्होंने रिसाइकिल करना स्टार्ट किया, मतलब कि जो ई वेस्ट होते हैं ना, जैसे कि कोई सैटेलाइट था वो ख़राब हो गया, या फिर कोई पुरानी चिप थी वो ख़राब हो गई ना, तो इससे इन्होंने क्या किया कि रेयर अर्थ को वापस रिकवर किया, ठीक है। और उसको वापस उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह भी शुरू किया, मतलब कि उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको वापस यूज़ करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, रिजल्ट क्या, मतलब चारों समझ में है ना। पहले क्या किया, स्टॉक पाइलिंग किया, मतलब इमरजेंसी के लिए स्टोर किया। सेकंड, इन्वेस्टमेंट किया खुद से भी बाहर, दूसरे कमरे में इन्वेस्टमेंट किया जो कि रेयर अर्थ में माइनिंग वगैरह में काम करती है। रिफाइनरी में इन्होंने घर पे बनाना स्टार्ट किया और रिसाइकिल वगैरह करना स्टार्ट किया। इससे रिजल्ट क्या हुआ कि चाइना से जो इम्पोर्ट था ना, जो 90% था, वो घट करके 60% आ गया 2024 तक। और इनका टारगेट क्या है कि 50% से भी कम इनको डिपेंडेंसी करनी है चाइना पे, ठीक है। तो रेयर अर्थ का जो टोटल यूसेज था 2010 में, उसके मुकाबले आज ये हाफ हो चुका है। मतलब कि इनकी डिपेंडेंसी जहाँ पहले 90% थी, अब वो घट करके करीबन 60% के आसपास आ चुकी है, मतलब कि 50% के आसपास इनकी डिपेंडेंसी कम हो चुकी है। बात समझ में आई। जापान का टेम्पलेट, मतलब कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। इनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या था। फर्स्ट था कि गवर्नमेंट ने ब्लॉकेट जो था ना, वो 1 मंथ के बाद, मतलब जैसे ही चाइना ने 2010 के अंदर में जापान पे ब्लॉक कर दिया कि हम रेयर अर्थ को यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इन्होंने विद इन मंथ, 1 मंथ के अंदर अंदर में इन्होंने $1.1 बिलियन का एक प्लान अप्रूव किया। उस प्लान के हिसाब से इन्होंने क्या किया कि ये चारों चीज़ें की कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक पाइल करेंगे और खुद को इनोवेट करेंगे, इस वाले रुपये से। ये जापान का प्लान था, ठीक है। और बीच में क्या हुआ कि चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को वापस रिज्यूम कर दिया। चाइना ने कहा कि रुको रुको रुको, आप ऐसा कोई प्लान मत बनाओ, कहीं और आप इन्वेस्टमेंट वगैरह मत करो, हम वापस आपके एक्सपोर्ट को रिज्यूम कर दें, मतलब वापस एक्सपोर्ट चालू कर दें। लेकिन जापान ने क्या किया कि जापान ने कहा नहीं, अब हम आप पे डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं रखेंगे, अब हम डाइवर्सिफाई करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हम सीधे ही वहाँ से रेयर अर्थ को खरीद सकें, ठीक है। मतलब कि मैसेज क्लियर था कि जो टेम्प्रेरी क्राइसिस थी वो परमानेंट रेजिलेंस में कन्वर्ट हो गई। रेजिलेंस मतलब कि उभरना, ठीक है ना। ये पहले 100% चाइना पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब ये क्या है कि उस जैसे इनको चोट लगी तो ये उससे उभरे और उन्होंने जगह जगह डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया अपने इन्वेस्टमेंट्स को, और रिसाइकिल वगैरह उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। हम क्या लेसन, मतलब कि जो ग्लोबल लेसन्स क्या है, ठीक है ना। मतलब कि हर कंट्री के लिए एक सिग्नल है, जैसे कि मिनरल, जैसे कि लिथियम है, ठीक है ना। लिथियम मिनरल का सोर्स कंसंट्रेशन क्या है कि हम वहाँ कहाँ कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चील से कर सकते हैं, अर्जेंटीना से कर सकते हैं। मतलब कि हम चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे, अगर हमें लिथियम चाहिए ना तो हम चिली और अर्जेंटीना से ले सकते हैं। अच्छा सर, आपने रेयर अर्थ तो बताया था कि 17 होते हैं, एक तो होता है स्कैंडियम होता है, एक ईट्रियम होता है और लेंथेनाइट सीरीज होता है। तो सर हमने तो सुना था कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल ये भी कुछ होते हैं, इनको बोलते हैं एनर्जी मेटल। क्या बोलते हैं, एनर्जी मेटल। क्यों सर, हमने तो सुना था रेयर अर्थ होते, ये बिल्कुल नहीं होते। रेयर अर्थ सिर्फ और सिर्फ 17 ही होते हैं, ठीक है ना, स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथेनाइट सीरीज। तो सर ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं एनर्जी मेटल। क्यों, क्योंकि इनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, बैटरी बना करके। बैटरी बनाते तो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते नहीं करते, बिल्कुल करते हैं सर। तो हम लिथियम कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चील से, अर्जेंटीना से। कोबाल्ट कहाँ से ले सकते हैं, कोंगो से। निकल कहाँ से ले सकते हैं, हम इंडोनेशिया से। और फॉस्फोरस कहाँ से ले सकते हैं, हम मोरक्को से। हम सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंसी ना रखें, कहीं और से भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। लेसन क्या है कि कभी भी एक सप्लायर पे डिपेंड नहीं होना है, हमें सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी, हमें और सारी कंट्री को भी एक्सपोजर देना ही है, ठीक है। और एलाइड डेमोक्रेसीज मिलकर के स्टॉक पाइल, माइनिंग और रिसर्च डेवलपमेंट कर सकती है। एलाइड डेमोक्रेसीज मतलब कि कुछ कंट्रीज़ जिनके वहाँ पे रेयर अर्थ होता ही नहीं है, जैसे कि इंडिया हो गया, जापान हो गया
और रशिया वगैरह हो गया, रशिया में तो है काफ़ी, मतलब कि वो डेमोक्रेसी जहाँ पे कि रेयर अर्थ नहीं है ना, वो सब मिल जाए एक साथ, मिल करके वो स्टॉक पाइलिंग करें, मतलब कि वो भी इमरजेंसी रिजर्व बनाए और वो भी माइनिंग करे कहीं ना कहीं, और अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है, मतलब एक हमें डिपेंडेंसी कम करनी है और हमें अलायंस बना करके काम करना है। और क्या है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन का एनर्जी सिक्योरिटी है, बिल्कुल सही बात है। आने वाले टाइम पे ईवी हो जाएगा, सोलर पैनल्स हो जाएंगे, विंड टर्बाइन्स होंगे, इनका ही बोलबाला रहेगा। और इन सबको बनाने के लिए सबसे पहला एलिमेंट ही रेयर अर्थ मिनरल्स ही है। मैंने कहा बात समझ में आ गई। इंडिया की पोजीशन क्या है यहाँ पे, स्मॉल है बट राइज कर रही है, मतलब कि हमारी जो नीड है अभी रेयर अर्थ की, वो भी स्मॉल है लेकिन वो धीरे धीरे राइज कर रही है, बिल्कुल सही बात है। हमारा इम्पोर्ट देखें तो करीबन वो कितना था, 2270 टन का रेयर अर्थ का हमारा इम्पोर्ट था, जिसमें से 65% हमने चाइना से किया है और 10% हमने हांगकांग से किया है, मतलब कि करीबन 75% हमने चाइना प्लस हांगकांग से ही इम्पोर्ट किया है। और डोमेस्टिक रिफाइनरी देखें तो हमारी कंपनी है जिसका नाम है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ठीक है ना, जैसे कि सेल वगैरह होता है ना, सेल है, भेल है, उसी तरह से हमारे यहाँ पे इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एक कंपनी है, इंडियन जो इंडियन PSU है, जिसकी कैपेसिटी करीबन 10,000 टन पर ईयर। ठीक है ना, जिसे हमें बढ़ाना भी है। हमारे कुछ नए इनिशिएटिव भी है इंडिया की तरफ से, वो क्या है, रेयर अर्थ को माइनिंग करने के पहला तो है कि हम सीबेड की माइनिंग करने वाले हैं अंडमान बेसिन के अंदर में, ताकि हमें कहीं और डिपेंडेंसी, जैसे कि हमारी चाइना पे डिपेंडेंस 65% की, उसको हम कम कर सकें, और हम अंडमान की वहाँ पे माइनिंग करें ताकि हमें वहीं से रेयर अर्थ वगैरह मिल जाए। सेकंड क्या होगा, हमने रेयर अर्थ के थीम पार्क्स भी बनाए। थीम पार्क्स मतलब यहाँ पे वो अम्यूजमेंट पार्क नहीं जहाँ पे झूले वगैरह होते हैं, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होती है। ठीक है, विशाखापट्टनम बनाया हमने मैग्नेट के लिए, भोपाल में हमने बनाया है टाइटेनियम और रेयर अर्थ के लिए। यहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है ना, ताकि हमें और नॉलेज मिले कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में भी रेयर अर्थ वगैरह है या नहीं है, उसके सब कुछ रिसर्च वगैरह वहाँ होती रहती है। ठीक है, हमारा गोल क्या है यहाँ पे, सेल्फ रिलायंस बनना, सही बात है, हमारे चाइना से डिपेंडेंसी उसको हमें कम करना है, और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करनी है हमें भी। हाँ, हमें भी, जैसे कि हमने पहले एक आर्टिकल पढ़ा था इसमें कि हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों मिलकर के भी रेयर अर्थ के अंदर में आगे वर्क कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पार्टनरशिप भी बढ़ानी अपनी, प्लस हमारा सप्लाई चेन काफ़ी रेजिलेंट होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सारा का सारा हम चाइना से मंगा रहे थे और चाइना अगर एक्सपोर्ट बंद कर देगा तो हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री से इससे रिलेटेड सारी की सारी वीक हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, हमें सप्लाई चेन को भी डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, जापान ने अपनी जो क्राइसिस थी उसको इसने स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है। कैसे किया है, डाइवर्सिफिकेशन से, इनोवेशन से और डिसिप्लिन से। बिल्कुल सही बात है। डाइवर्सिफाई कैसे किया इसने, ऑस्ट्रेलिया में भी इसने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था। इनोवेशन कैसे किया, रिसाइकलिंग से, इसने जो ई वेस्ट थे उसको, उससे रेयर अर्थ को निकाला और वापस रिसाइकिल वगैरह किया इसने। और डिसिप्लिन से, हाँ, एक मंथ के अंदर अंदर इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमें 1.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है ताकि हम रेयर अर्थ को वापस बना सकें, और ये चीज़ हमें इंडिया में भी सीखनी है। थैंक यू।